So welcome all of you exam world. This is another lecture by me, Jashanpreet Randhawa. So as you know, we have started a series where I come with questions or MCQs that has been asked in previous year of Pol Science and IR and by Ayush sir, who come with any kind of theoretical lecture of his part. So today we will discuss about political ideologies and the important question that has been already asked in some of the competitive exams and are likely to ask in some of in CUT 2024, which you are going to appear in March. So let's begin. Make sure you have your pen and pencil with you so that you can mark that how many you are making correct and how many and in which section you still need some of the revision and which section you are going good. So let's start with our first question, which is about which of the following is not an element of liberalism. So liberalism एक आइडियोलॉजी है, हमने पढ़ी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं, जो क्लासिकल लिबरलिज्म से शुरू होते होते मॉडर्न आती है, देन वेलफेयर इकोनॉमिस्ट आते हैं और उसके बाद न्यू लिबरल जो आती है लिबर्टेनिज्म जो 1970s में आती है जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है फिर से यूएस में. तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एलिमेंट नहीं है. तो हमेशा नॉट एंड इसका ध्यान रखिएगा बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. कभी कभी वो नॉट पूछता है और हम इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि और हम हमेशा आंसर इसी चीज़ पे गलत होता है. सो मेक श्योर यू आर critically reading the question first, then analyzing the option that has been given and then thinking about which option is correct. So it's a process. Do not just directly jump to options only. Read your question first, then read all the option, then critically analyze that which option is suitable for this answer. So इसमें पहला है कौन सा नहीं है. तो इंडिविजुअलिज्म है, हमें पता है उनकी पूरी की पूरी इंडिविजुअलिज्म पे ही थ्योरी है. इंडिविजुअल इज द हॉट पोटैटो फॉर देम. ठीक है, जो एक मानव है जो ह्यूमन बींग्स है उसके राइट्स, उसकी लिबर्टी, उसकी प्रॉपर्टी, इसी के रिवॉल्व तो अराउंड करता है सारा लिबरलिज्म. इवन जो मानते हैं कि स्टेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसमें भी क्या है, इंडिविजुअल की लिबर्टी तो मेन है. जो नेगेटिव लिबरलिज्म है वो मानते हैं कि अगर स्टेट इंटरवीन करेगी तो उनकी लिबर्टी जा रही है. पॉजिटिव मानते हैं कि स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा तभी वो अपनी एक्सरसाइजबिलिटी उनकी लिबर्टी की आएगी. बिकॉज देयर इज टू एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी. एक जो आप एक्सरसाइज करते हो, एक जो आपको सिंपल दिया गया. तो एक्सरसाइजबिलिटी तभी आएगी जब स्टेट इंटरवीन करेगी. ये मॉडर्न लिबरल मानते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में वो मानते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि सर्टन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल जब बैकअप करना लॉ से ज़रूरी है तभी वो राइट अश्योर होते हैं. फ्रीडम सबसे बड़ी बात. लिबर्टी का दूसरा मीनिंग क्या है, लिबर्टी को हम एज अ सिनोनिम भी मानते हैं फ्रीडम का, हालांकि दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस आ सकते हैं बट इन जनरल सेंस लिबर्टी इज अ काइंड ऑफ नियर बाय सिनोनिम ऑफ फ्रीडम. तो क्या बचा, प्रैग्मेटिज्म. तो ये नहीं आएगा. ठीक है, तो हमेशा देखिए ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हर ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन गलत ही होगी और 3 ऑप्शन सही होंगे. हमेशा ये होता है कि 3 ऑप्शन लाइकली ट्रू होते हैं और एक ऑप्शन अनलाइकली थोड़ा सा उससे ट्रू नहीं होता है. बस वो आपको एक ऑप्शन पकड़ना होता है. तो इसमें आएगा प्रैग्मेटिज्म, जो उसका एक वन ऑफ द कोर एलिमेंट लिबरलिज्म का नहीं है. देन नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमिनिस्ट क्रिटिक. फेमिनिस्ट क्रिटिक का मतलब है कौन इनमें से फेमिनिस्ट थिंकर पर जिन्होंने काम किया है, या फेमिनिस्ट जो उन्होंने आइडियोलॉजी पे काम किया है. सो हाइक, नोजिक, पेटमैन एंड लियो स्ट्रॉस. तो इसमें से सीधा आंसर है पेटमैन, जिनका पूरा नाम है कैरोल पेटमैन, जिन्होंने जो फेमिनिस्ट क्रिटिक रही हैं. ठीक है, लियो स्ट्रॉस नहीं रहे हैं, नोजिक, हाइक नहीं रहे हैं. एग्जाम्पल्स हैं. अगर आप इन चारों थिंकर्स को जानते हैं, आप अगर इनके बारे में पढ़ा है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. आइडियोलॉजीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने डिफिकल्ट नहीं होते हैं. बस आपको उस बंदे का एक क्रिटिकल थॉट पता होना चाहिए. आपको एटलीस्ट हर जो ऑप्शंस आई हैं उनमें जो थिंकर आए हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, so that you can answer, so you that can eliminate all other options that are unlikely true. Next we have a statement based question है कि कौन मानता है कि action and relevance and better to be vague than non relatively precise refer to. कौन सी थ्योरी ये मानती है कि गलत होने से better to be vague than non relatively precise. कौन मानते हैं कि थोड़ा सा वेग होना, जो थोड़ा सा धुंधला होना भी चलता है रादर देन हमेशा सही होना. देखिए ये उल्टा आया है किसी आइडियोलॉजी के. एक आइडियोलॉजी मानती है प्रिसाइज होना बिल्कुल सही है वेग होने से. ठीक है, दूसरी मानती है वेग होना कहीं ना कहीं फिर भी ठीक है
ना कि गलत होने से। तो इसमें आएगा पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जो एक्शन एंड रेलिवेंस पे जिन्होंने काम किया है, ठीक है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बाद आया है। बिहेवियरलिज्म पोस्ट है जो मानती है कि फैक्ट्स एंड वैल्यूज की एक डिस्टिंक्शन, सेपरेशन होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल साइंस है वो वैल्यू लेडन नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म आता है वो मानते हैं कि एक बंदा अपनी, उनका एक फेमस कोट भी है, वो बोलते हैं कि एक बंदा अपनी जो वैल्यूज है वैसे कोट को उतार के जैसे हम रख देते हैं ऐसे नहीं रख सकता। वैल्यूज इनहेरेंट है, बायस्ड है, हर ह्यूमन बींग्स की कुछ वैल्यूज होंगी जो वो अपना अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, जो कोई एक्सपेरिमेंट एनालाइज करेगा इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो उसमें उसकी वो बायसेस आएंगी। आप वैल्यूज और फैक्ट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। दे आर इंटरट्विन्ड, दे आर इंटरडिपेंडेंट, यू कैन नॉट आइसोलेट देम, ठीक है। एंड यू कैन नॉट डू अ स्टडी ईदर बाय इट। आप सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे ही अपनी पूरी स्टडी को सही साबित नहीं कर सकते और सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे नहीं कर सकते। यू नीड बोथ। आप दोनों को प्रिसाइज रखिए, आपको एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव अप्रोच दोनों चाहिए अपनी थ्योरी में, ठीक है। तो ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म मानते हैं कि आप अपनी गलत वेग होना कहते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रिसाइज ही होना है, जहाँ हमेशा हमेशा आपको सही ही देना है। तो उसमें ये चीज मानते हैं। एक्शन एंड रेलेवेंस की बात करते हैं, वो बोलते हैं एक्शन एंड रेलेवेंस तभी आएगी जब आप नॉर्मेटिव अप्रोच अपनाएंगे, वैल्यू लीडर होंगे। देन फोर्थ ऑप्शन, विच ब्रांच ऑफ द फेमिनिज्म स्टेट्स द प्लांट अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कौन सी फेमिनिज्म जो स्टेट है जो मानते हैं द प्लेनेट अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा टिल्टेड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, इट इज ऑलरेडी आस्क्ड, ये पूछा गया है पहले भी, ठीक है। और ये सीधा सीधा मैंने आई थिंक ये किसी BHU के शायद किसी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में था, उससे लिया गया है। तो कौन सी ब्रांच है जो ये मानती है कि जो प्लेनेट अर्थ है इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए, अब लिबरल फेमिनिज्म तो मानेंगे नहीं, ठीक है। सोशलिस्ट, रेडिकल, ये अलग चीजें हैं। ये कोई भी नेचर से ताल्लुक नहीं रखता, ये इकोलॉजिस्ट थ्योरीज नहीं है। ये क्वेश्चन जो आया है ये इकोलॉजिस्ट से आया है, जो इकोलॉजिस्ट हमने अप्रोच पढ़नी है, ठीक है, उसमें है। तो इससे साफ साफ पता चलता है, क्योंकि जितने भी लिबरल, सोशल, रेडिकल फेमिनिस्ट हैं ये मोस्टली या तो पॉलिटिकल या सिविल राइट्स की बात करते हैं, कहीं भी अर्थ के राइट्स की बात तो करते नहीं है। तो इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा कि लिबरल राइट्स हमेशा राइट टू वोट मांगते थे, सोशलिस्ट राइट मानते थे कि जो जेंडर बेस्ड जो डिवीजन है वो खत्म की जाए, जो मानते थे कि जेंडर इज वेरी कंस्ट्रक्टेड। रेडिकल फेमिनिज्म थे जो ये मानते थे कि सिर्फ आपका धरने पे या सिंपल प्रदर्शन करके आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू बी वायलेंट इन सम सेंस, ठीक है, आपको आपके राइट्स छीनने पड़ेंगे। तो इसमें कोई भी नेचर से ताल्लुक नहीं रख रहा। दे ऑल हैव समवेयर इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉलिटिकल, सिविल एंड सोशल राइट्स ऑफ वुमन इन द सोसाइटी। तो इसमें क्या आएगा, गया ट्रेडिशन जो है वो है। अगर आपने किसी में इकोलॉजी अभी थ्योरी पढ़ी है, जो पढ़नी है तो पढ़ी है। इकोलॉजिज्म एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, होलोइज्म, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। और कितनी आज तक प्रिजर्वेशन वाले वाइल्ड लाइफ जो आ चुकी हैं अभी तक, जो मेजर कन्वेंशंस हुई हैं उनकी ईयर्स, उनको याद करिए, कौन कौन से कन्वेंशन पे कौन सा मेजर जो उन्होंने एम्फसाइज किया था, किस पे किया था। तो इसमें गया ट्रेडिशन आएगा। देन वी हैव आइडेंटिफाई द न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट। तो न्यू लिबरल की बात हो रही है, इट्स मीन जब न्यू लिबरल आएंगे तो 1970s के टाइम पे बात होगी, ठीक है, जो लिबरेटेरियन थिंकर थे। तो जॉन लॉक तो हमने देखा 16th सेंचुरी में आ रहे हैं, एडम स्मिथ जो है वो भी 19th सेंचुरी के में आ रहे हैं, ठीक है, 18th सेंचुरी में आ रहे हैं। अमर्त्य सेन जो है वो तो बिल्कुल ही डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वो न्यू लिबरल ट्रेडिशन इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते। तो बचे कौन, हाइक, फ्रेडरिक हाइक, इनको याद रखिएगा। फ्रेडरिक हाइक के इंपॉर्टेंट थ्योरीज याद रखिएगा, उनकी बुक याद रखिएगा, बुक प्लस विद ईयर्स याद रखिएगा। देन वी हैव मैच द फॉलोइंग, कम्युनिज्म और सेक्युलरिज्म। ये बहुत ज़्यादा इनके वर्ड्स पे सिर्फ एक एल का ही फर्क आता है मोस्टली दोनों, लेकिन दोनों के कॉनोटेशंस बहुत अलग हैं। दो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में सिर्फ एक आधे अक्षर का फर्क होगा, लेकिन दोनों की कॉनोटेशन बहुत अलग है। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। कम्युनलिज्म को कभी भी कम्युनिज्म मत पढ़ दीजिएगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं पढ़ क्या रहा हूँ। तो कम्युनिज्म और सेक्युलरिज्म, इन तीनों को लिखा है, इनके मैच द फॉलोइंग करने हैं, कौन सा किस डेफिनेशन के साथ सही बैठता है। तो पहले हमेशा वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा।
जो वर्ड्स लाइकली एक दूसरे के साथ रहते हैं उनके एटलीस्ट आप जो वर्ड का जो पूरा सेंटेंस है उसको याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम मिक्स कर जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है और उसी अकॉर्डिंग हम चलते रहते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो कम्युनलिज्म है उसका क्या है, कम्युनलिज्म का है रिलीजियस आइडेंटिटी जो इम्पोर्टेंट है। कम्युनलिज्म जैसे कम्युनलिज्म वायलेंस होती है, कम्युनल राइट्स होते हैं, तो ये कम्युनल जो राइट्स हैं, जो वायलेंस है, जेनोसाइड है, ये सब इसी वर्ड से आए हैं कम्युनलिज्म। जब हम अपने जिसमें एक रिलीजन अपने आप को सुपीरियर मानता है दूसरे रिलीजन से और वो अपने आप को वो हेट्रोजेनेट नहीं रहता है, हेट्रोजेनिटी जैसे बोलते हैं कि तो इनडिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर होता है टुवर्ड्स अनदर रिलीजन, क्योंकि उसको लगता है वो उनसे अलग है और वी वर्सेस देम की फीलिंग आ जाती है, तो ह्यूमन बीइंग डिवाइड हो जाता है कि हम हैं वो हैं, हम सब एक नहीं हैं। तो इस बेसिस पे कम्युनलिज्म काम करता है। देन वी हैव कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को याद रखिएगा, कम्युनिज्म बात करता है, कम्युनिज्म एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है जो एक वन ऑफ द, जब मार्क्स बात करते हैं कि कैसे एक जो डायलेक्टिकल हिस्ट्री है वो कैसे चलेगी, तो वो एक पूरा ट्रेडिशन देते हैं कि कैसे एक पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, स्लेव सोसाइटी आएगी, फ्यूडलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म के बाद वो बोलते हैं सोशलिज्म आएगा, देन एंड में कम्युनिज्म आएगा। तो वहां पर उनकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो चल रहा है, थीसिस एंटीथीसिस का, जैसे हमने पढ़ा था कि थीसिस होंगे उसके अगेंस्ट एंटीथीसिस आएंगे और ये दोनों मिलके सिंथेसिस बनाएंगे। तो बोलते हैं ये सारा जो एक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है खत्म होगा जब कम्युनिज्म आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बोलते हैं वो क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी होगी। तो एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, इसको याद रखिएगा। देन वी हैव सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म बात करता है स्टेट हैज नो रिलीजन। सेक्युलरिज्म दो काफी टाइप के हो सकते हैं, जैसे इंडियन सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से अलग है, जैसे हम हमारी प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, वी अडेयर नो ओबीडियंस टू सिंगल रिलीजन, ठीक है, हम सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन आती है, स्टेट की रिलीजन से सेपरेशन रखते हैं, दैट रिलीजन एक अलग चीज है, स्टेट अलग है, डू नॉट इंटरमिक्स इट। तो ये सेकुलर बेसिस पे एस्टैब्लिश होता है नॉर्म। देन अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी, बिकॉज इट इज क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट CUT से हमने देखा है कि इकोलॉजी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज वन ऑफ द ह्यूमैनिटीज मेन पर्पस इज टू सस्टेन नेचर इज व्यू एसोसिएटेड विद। वन ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या ह्यूमैनिटी का सबसे एक मेजर एम है नेचर को प्रिजर्व करना, नेचर को बचाना। तो ये कौन दे सकता है, ठीक है, शैलो इकोलॉजिस्ट, सुपरफिशियल इकोलॉजिस्ट, नैरो इकोलॉजिस्ट और डीप इकोलॉजिस्ट। तो इसमें कौन दे सकता है। कभी कभी वर्ड गेम भी समझनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ये तीनों कहीं ना कहीं सेम मीनिंग दे रहे हैं, शैलो, सुपरफिशियल, नैरो, डीप थोड़ा सा अलग है इनमें, ठीक है। अगर वर्ड्स के सिंपल मीनिंग है कि जनरल मीनिंग भी देखें, तो शैलो इकोलॉजिस्ट जो ऊपर ऊपर की बात करेंगे, सुपरफिशियल ऑल्सो जो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात, नैरो भी वही कि ज्यादा अंदर नहीं जाना है, नैरो डाउन अप्रोच है, सिंपल स्टीक। लेकिन डीप अप्रोच थोड़ी सी अलग है, तो इसका वैसे मीनिंग भी जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल्सो डीप इकोलॉजी। लेकिन अगर एक जनरल सेंस में एलिमिनेट करना हो तो ऐसे हम कर सकते हैं एक आंसर को, लेकिन अगर इसके सही मायने में देखा जाए तो जो शैलो इकोलॉजिज्म है, जो जिसको इकोलॉजिज्म, जो इकोलॉजिस्ट थिंकर है जिसको बिल्कुल नकारते हैं, क्योंकि उसमें यही बोलते हैं कि हमें नेचर को प्रिजर्व करना है क्योंकि ह्यूमन बींग्स को नेचर की जरूरत है, तो नेचर को प्रिजर्व करो ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ये एक शैलो इकोलॉजिस्ट है, ठीक है। लेकिन जो डीप इकोलॉजिस्ट हैं वो बात करते हैं नहीं, नेचर को प्रिजर्व करो सिर्फ नेचर के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं। नेचर के खुद के राइट्स हैं, उनको उनके राइट्स को प्रिजर्व करना चाहिए। हर चीज ह्यूमन बींग्स के सेंटर अराउंड नहीं घूम सकती, हर चीज ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं हो सकती, ठीक है, कुछ चीजें सिर्फ नेचर के लिए भी होनी चाहिए। तो डीप इकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। देन वी हैव डेरिडा, जो कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। Derrida approach towards identifying the multiple themes, elements and inheritance within a text is described as जब बात करते हैं कि एक टेक्स्ट में मल्टीपल थीम्स हो सकते हैं, सिंपल एक टेक्स्ट को पढ़ने से वो नहीं होता, एक टेक्स्ट में मल्टीपल नैरेटिव, मल्टीपल डिस्कोर्स सेट होते हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम का टेक्स्ट आपको देना चाहता है, ठीक है। तो डेरिडा उस अप्रोच को क्या बोलती है, वो इस अप्रोच को बोलती है डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। पोस्ट मॉडर्निस्ट के सभी थिंकर्स जरूरी हैं, फूको हो, डेरिडा हो, ठीक है। इसके बाद लुइस ऑल्थर्स भी आते हैं, वो भी इसमें ही कवर होते हैं, उनका भी नाम जरूर याद रखिएगा।
Then we have monopoly capitalism and core and periphery feature in which of the following is associated with. monopoly capitalism, imperialism जो next form है, या न्यू colonialism भी जिसको बोलते हैं, या फिर जिसमें core periphery की division है, core countries हैं, periphery countries है, core countries जो advance हैं, technological developed हैं, ठीक है, मॉडर्न है, और पेरिफेरी कंट्रीज हैं जो अभी डेवलपिंग हैं, जो अभी टेक्नोलॉजिकली अच्छी नहीं हैं, जो अभी डेवलप हो रही हैं, ठीक है, जो अपने अभी उनके नक्शे कदम जिस पे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस अभी उनमें चल रही है कोर कंट्रीज में। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, इसको याद रखिएगा, वन ऑफ द आईआर का क्वेश्चन है ये। लेकिन जो जिन्होंने ये थ्योरी दी थी वो कहीं ना कहीं रॉबर्ट कॉक्स, वो कहीं ना कहीं रॉबर्ट कॉक्स की बात कर रही हूँ, इमैनुअल वॉलरस्टीन कहीं ना कहीं, क्योंकि इनकी ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं न्यू मार्क्सिज्म अप्रोच से भी प्रभावित होती है, इसलिए हम इसको थ्योरी में भी डालते हैं। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल माइनॉरिटी राइट एंडोर्स्ड बाय विल कमेलिका। कौन सा एक राइट है जो विल कमेलिका नहीं देते हैं एक स्पेशल राइट्स की तरह? मतलब इसमें से 3 राइट्स तो वो देते होंगे, एक राइट्स जिसकी वो रात नहीं करते हैं। तो पॉलीएथनिक राइट्स की बात वो करते हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की राइट्स भी करते हैं, और सेल्फ गवर्नमेंट की राइट्स भी करते हैं। वो टेरिटोरियल ऑटोनॉमी की राइट की बात नहीं करते। तो इसका सही आंसर होगा बी, टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट्स, ठीक है। विल कमेलिका की ये जो थ्योरी है इसको याद रखिएगा, मल्टीकल्चरलिज्म थिंकर्स हैं। ज़रूरी नहीं विल कमेलिका, ऑल्सो चार्ल्स टेलर की, बीखू पारेख की बुक्स एंड उनकी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन है, जो चार्ल्स टेलर ने दी है, उसको याद रखिएगा। बीखू पारेख का कंसेप्ट आता है मेल्टिंग पोट एंड सैलड बोल अप्रोच है, इनको याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो 3 राइट्स हैं इनमें से वो बात करती हैं कि कुछ राइट्स हमें प्रिजर्व करने हैं माइनॉरिटी के, कुछ हमें एक्स्ट्रा देने हैं ताकि वो कल्चरली उनका भी वो भी प्रिजर्व रह सके, क्योंकि वो बोलते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल है, तो डिफरेंस को ख़त्म मत करो, डिफरेंस को संभाल के रखो ताकि वो भी अपने कल्चर में ठीक रहें और आप भी अपने कल्चर में रहें। आप इंटरवीन मत कीजिए, आप अपने कल्चर की, एक कल्चर दूसरे कल्चर को सुपीरियर नहीं मानेगा, एक कल्चर ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरा कल्चर इंपॉर्टेंट है उसका नहीं, तो उसके राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे राइट्स इंपॉर्टेंट है, सब मिक्स हो करे। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हमें एक सैलड बोल अप्रोच अपनानी चाहिए जिसमें एक डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनके राइट्स उनकी तरह प्रिजर्व करने चाहिए, ठीक है, उन्हें उनकी जगहों से छेड़ना नहीं चाहिए। Next, the last slide is who among the following is not a post-colonial theorist? तो इसका मतलब इनमें से 3 पोस्ट कलोनियल होंगे, एक पोस्ट कलोनियल नहीं होगा, तो आपको ओड वन आउट करना है। पार्था चैटर्जी, सुदीप्ता कविराज और होमी के बाबा, दीज ऑल आर पोस्ट कलोनियल थिंकर्स। इनमें कार्ल मार्क्स पोस्ट कलोनियल थिंकर नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे, जब उनकी थ्योरीज आ रही थी तब कलोनलिज्म था, तब काफ़ी कंट्रीज कॉलोनीज में थी, ठीक है, यूरोप की कॉलोनीज थी, अफ्रीका में, आशियन स्टेट्स में, तो ये एक पोस्ट कलोनियल थिंकर नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द कंसेप्ट डायलेक्टिक मीन इन मार्क्सिज्म? डायलेक्टिक का मतलब क्या होता है? डायलेक्टिक 2 चीज़ों का, डाया सिंपल मीनिंग 2, इसका मीनिंग क्या होता होगा? तो इसकी ऑप्शन है को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ऑल ऑफ द अबव मतलब सब होंगी, डिस्कशन, ट्रांसफर ऑफ एसेंस। तो इसमें क्या होगा? एक लाइकली ऑप्शन हमेशा करेक्ट होती है, तो इसमें आएगा को एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, डायलेक्टिकल। जब हमने अभी पीछे भी बात की, जब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की मार्क्स बात करते हैं तो वो थीसिस और एंटी थीसिस अप्रोच अपनाते हैं, जिससे बेसिस होकर सिंथेसिस अप्रोच आता है। तो एक को एग्जिस्टेंस होगी, जो थीसिस उस टाइम पे प्रेवलेंट होगी, उनके एंगेस्ट एक कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच आएगी, ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक सिंथेसिस अप्रोच आएगी। तो हमेशा एक को एग्जिस्टेंस होती है, जैसे वो मानते हैं कि मान लीजिए कैपिटलिज्म की बात कर लीजिए, तो कैपिटलिज्म में मानते हैं थीसिस कौन है? बोर्जुआस, जो को एग्जिस्टेंस है, जो फ्यूडलिज्म से निकल के आए। उनके एंगेस्ट कौन आएंगे? प्रोलिटरेट, जो कि होंगे एंटीथीसिस। ये दोनों मिलेंगे, आपस में कॉन्ट्रडिक्शन होंगी, जो एंटीथीसिस है वो थीसिस को नकारेगा, और ये दोनों आपस वो बोलते हैं कैपिटलिज्म खत्म होगा एक दिन, क्योंकि ये लोग रिवोल्ट करेंगे एंटीथीसिस, दैट इज प्रोलिटरेट अगेंस्ट द बोर्जुआस, और सिंथेसिस क्या होगा? सोशलिज्म निकल के आएगा, ठीक है, और सोशलिज्म नेक्स्ट सिंथेसिस होगा दिस थीसिस और एंटीथीसिस का। तो एक डायलेक्टिकल मीन है, ये बोलते हैं कि जो भी हिस्ट्री हमने देखी है वो सब ऐसे ही चलती आई है, प्रिमिटिव सोसाइटीज में, उसके बाद स्लेव सोसाइटी आती है, फ्यूडलिज्म आता है, तो बोलते हैं इन सब में ऐसा ही चल रहा था, तो धीरे धीरे करते वो बोलते हैं इसका एंड क्या है? कम्युनिज्म। तो डायलेक्टिक का मीन याद रखिएगा, को एग्जिस्टेंस ऑफ
कॉन्ट्रडिक्शंस, दो चीज़ें जो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन रहेंगी, उनकी वो आपस में रहेंगी और उनकी कॉन्ट्रडिक्शन से एक नया सिंथेसिस होगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट सीरीज में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसी के साथ इससे लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।